कैसे सेलिंग होता है, एक बेसिकली एक सेलर का ज़िंदगी कैसा चलता है शिप में, उस 10 दिन में हम पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो पुरी का जो टेम्पल है उसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। खुद की जान गंवा के 1200 परिवार को टूटने से बचा दिया। तो बेसिकली शिप मॉडलिंग क्या है, मतलब कि दूसरे कंट्री से आके हमारे पास ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं। Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Radical, a podcast of the cadets, by the cadets, and for the cadets. Today we have with us an incredible guest from Odisha Directorate, POC Sanjay Kumar Shetty sir. Welcome sir. Kindly introduce yourself. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम पीओसी संजय कुमार शेट्टी है। मैं उड़ीसा डायरेक्ट से हूँ और 1 से नेपाल यूनिट से। करंटली मैं EVSV2 दिल्ली का पार्ट हूँ और बत्रा कंपनी का कंपनी सीनियर हूँ। सर इस बार EBSP दिल्ली 2 की गेस्ट डायरेक्टरेट उड़ीसा डायरेक्टरेट है। तो सर अपने उड़ीसा के कल्चर के बारे में आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? ज़रूर। उड़ीसा में बहुत कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, हम्म, जैसे कि हमारा सन टेम्पल है एक, उसके बारे में बोलना चाहूँगा। ओके। फिर पूरी टेम्पल, पूरी जगन्नाथ टेम्पल, हम्म, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है वो। मे भी सबको पता होगा थोड़ा बहुत, मैं कुछ डिटेल्स में बता सकता हूँ उसको। फिर उड़ीसा में एक NDRF का पूरा ये सेटअप हुआ है, हम्म, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और एक मिसाइल रेंजिंग टेस्ट है, ओके। उसके बात करना चाहूँगा। और मेरे खुद पर्सनल शहर के बारे में बात करना चाहूँगा। ओके। तो आपको बेसिकली पता नहीं होगा कि पुरी के बारे में, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, यस सर। तो हम उधर के लोकल्स हैं। यस सर। तो मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है, हम्म, वो 4 धामों से एक धाम आता है, यस सर, ये भी तो पता डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली। हम्म। तो पुरी की जो जगन्नाथ टेम्पल है उसमें वो 2 भाई एक बहन है, ओके। जगन्नाथ, बलभद्रा एंड सुभद्रा। ओके। तो उड़ीसा के लोग ना जगन्नाथ जी को सब कुछ मानते हैं। हम्म, मतलब जैसे कि इधर के साइड जैसे कि राधा कृष्णा को मानते हैं, श्री यस सर। कृष्णा को मानते हैं, हम्म, वैसे पुरी में जगन्नाथ को बहुत कुछ मानते हैं। नारा जो होता है जय जगन्नाथ, हम इधर कैंप में भी यूज़ करते हैं वो वर्ड्स, आप सुने होंगे। हम्म, तो पुरी का जो टेम्पल है उसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, हम्म, मतलब बहुत कुछ कलेश हुआ था उसके ऊपर। ओके। जैसे कि मतलब पुरी के टेम्पल को पिछले कुछ राजा थे हम्म, जिन्होंने तोड़ने की कोशिश किया था, हम्म, और ऑलरेडी उसको तोड़ा भी गया है। फिर भी वो अभी सही सलामत वापस है। तो जो जगन्नाथ जी है हमारे, हम्म, हम उनको प्यार से जगह बुलाते हैं। ओके। तो उनका मंदिर का भी बहुत कुछ रहस्य है, कुछ कुछ मतलब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हाँ हाँ। जैसे कि मंदिर का जो भी परछाई कभी नहीं पड़ेगी। ओके। मंदिर का भी शैडो। परछाई नहीं बनता है, ओके। शैडो नहीं बनता है उसका। देन हम कि एक इंसान को जैसे केयर करते हैं, हाँ हाँ। एक माँ अपने बेटी को जैसे केयर करता है, बच्चे को केयर करता है, सेम उधर उधर के पुजारी जो होते हैं हम्म, वो भी जगन्नाथ जी को वैसे केयर करते हैं। उनको हर पूरा पूरा का पूरा उनका डेली रूटीन होता है। हम्म, उनको नहाने से लेके खाना खिलाने तक, सुलाने तक, सब कुछ उनका टाइम टू टाइम होता है। ओके। और रथ यात्रा भी होता है उनका। हम्म, वो अपने मंदिर से, वो पहले एक ऐसा भगवान है जो कि अपने घर से निकल के, अपने मंदिर से निकल के अपने मासी के घर जाते हैं। सर हमने देखा है और सुना भी है कि जो ऊपर का टेम्पल के ऊपर के जो झंडे होते हैं वो हवा के अपोजिट फ्लो करते हैं। तो यस। ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे ऐसी कौन सी शक्ति है जो वो ऐसा होता है? कौन सी शक्ति है ये तो मैं बता नहीं सकता, ओके। बट इतना बता सकता हूँ कि हाँ, वो ऑपोजिट फ्लो करता है। हाँ। जब भी आप किसी भी एंगल से देखोगे, कहीं पे भी खड़े होगे, हम्म, जब भी हवा नॉर्थ से आ रही है तो वो साउथ की तरफ फ्लो हो रहा हाँ होगा, बस एक ही झंडा होगा वो ऊपर, जो कि फ्लो करता रहेगा। फ्लैग के पास हाँ। एक चक्र होता है, ओके। सुदर्शन चक्र जो बोलते हैं हम, वो होता है। आप मंदिर के बाहर कि मंदिर के अंदर कहीं पे भी रहोगे और उस चक्र को देखोगे तो वो आपकी तरफ की डायरेक्शन करके दिखेगा पूरा। हम्म, ये एक मिथ है, बट ये सच है। और कौन सी शक्ति से ये हो रहा है ये तो हम भी बता नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान का कृपा है। yes। सर पूरी टेम्पल के प्रसाद के बारे में भी काफी सुना है हमने। तो सर इसके बारे में आप कुछ बताएं। पूरी टेम्पल का प्रसाद, हम्म, उसको हम उड़िया में बोलते हैं ओबहड़ा। ओ घोड़ा। ओके। हम्म। तो वो बेसिकली ना पूरी मंदिर में दोपहर के 3 बजे निकलता है फ्रेश, ओके। और उसको बस दाल चावल होता है एक, ओके। मंदिर का प्रसाद होता है, वो भगवान को चढ़ाया जाता है। ओके। और वो बहुत फेमस है। उधर बहुत कुछ आइटम्स बनते हैं, हम्म, जैसे कि वो भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है हम्म, प्रसाद, पूजा करा जाता है। तो जो प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को, हम्म, वो 56 भोग जैसे होता है। ओके। मतलब बहुत सारे के आइटम्स होते हैं। हाँ। मेनली उसमें आता है चावल, ओके। दाल, एक मीठा दाल होता है वो,
ओके। दाल आता है, फिर एक डालमा आता है, दाल में ओके। खीर आता है, और जो ऑथेंटिक ओडिया आइटम है एक, हुँ, ठीक है, नींबू पानी, नींबू मतलब पानी। जो पीने वाला नहीं है। ओके, उसमें ना हम नींबू, मिर्च और हाँ, नमक ओके। को एक पतीले पे रख के उसको पूरा का पूरा मिक्स करते हैं। हुँ, देन उसमें जो एक हल्का सा जो वाटर स्टेटमेंट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। ओके। तो एक हल्का सा तीखा सा फ्लेवर आता है, हुँ, और वो बहुत टेस्ट होता है, और वो प्रसाद में यूज़ करा जाता है। बाकी प्रसाद ऐसे तो बताया नहीं जा सकता कि कैसे टेस्ट कैसे बता सकते हैं। आप कभी आओगे तो टेस्ट करोगे, और मैं आपको रेफरेंस करूँगा कि आप आओ, कभी बिल्कुल सर। पूरी आओ और उसको टेस्ट करिए। सर अभी आपने सन टेम्पल के बारे में कुछ मेंशन किया था, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सन टेम्पल उसका एक शॉर्ट सा स्टोरी है, ओके। तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा। सन टेम्पल नॉर्मली जैसे मंदिर बनता है वैसे कारीगरी बनाया गया था। हुँ, वो उधर के एक राजा थे, नरसिम्हा राजा, तो वो बना रहे थे मंदिर। सन टेम्पल का एक चीफ आर्किटेक्चर था, हुँ, और उसका नाम था बिस्सू महाराणा। ओके। उसके साथ उसका बेटा भी था, हुँ, वो स्टोरी में बाद में आएगा। ओके। पहले बिस्सू महाराणा के बारे में जान लेते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा बिस्सू महाराणा बनाया मंदिर। हुँ, राजा का आदेश था कि बिस्सू महाराणा को पूरा मंदिर बनाने के लिए। बट बिस्सू महाराणा के जितने भी वर्कर्स थे, उन सब ने मिलकर मंदिर पूरा 90% बना लिया था। ओके। 10% जो था मंदिर का जो चुल था, मतलब जो मंदिर का सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो जितनी बार भी बन बन रहा था टूट जा रहा था, अपने आप टूट जा रहा था। तो बिस्सू महाराणा का जो फैमिली था ना, वो मंदिर से बहुत दूर रहता था। तो बिस्सू महाराणा अपने घर से दूर रह के जा रहा, आई मीन दूर रह के वो मंदिर का काम कर रहा था। तो बिस्सू महाराणा का एक बेटा था, उसका नाम था धर्मा। तो बेसिकली धर्मा के घर पे उसकी मम्मी, धर्मा और एक कुत्ता रहता था। और बिस्सू महाराणा जो था उनका पापा, वो आके इधर मंदिर में काम कर रहे थे। मिनिमम 12 साल समथिंग कितना हो गया वो घर से दूर रह रहे हैं। तो बेटे को जैसे कि होता है कि अपने बाप से मिलना है, हुँ, हुँ, ये होता है। हुँ, इसकी वजह से वो घर पे जिद करने लगा। फिर माँ ने भी बोला कि ठीक है, तू कालू, आई मीन उनके घर पे जो कुत्ता था उसको लेके और कुछ जामुन्स लेके, क्योंकि उनके गांव में वो फेमस था। और जब धर्मा जन्म हुआ था, तब उसके पापा उसके पास नहीं थे, तो उसके पापा उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसी डर में उसकी माँ ने उसके साथ जो जो काला जामुन होता है, हुँ, वो पकड़ा के बोला था कि ये जाके अपने पापा को, आई मीन बिशु महाराणा को दिखाना, तो वो तुमको पहचान लेंगे कि तुम उनके बेटे हो बोल के। तो उसी को ही एग्जीक्यूट करते हुए धर्मा गया उधर, और अपने पापा से मिला। और काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि जो जेनेटिकली जो ये होता है स्किल्स होते हैं, तो सेम वही बिशु महाराणा के पापा जो आर्किटेक्चर थे, उनका ही कुछ कुछ हिस्सा धर्मा के पास भी था। ओके। तो धर्मा भी बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था। धर्मा गया था उधर, उधर उनसे पापा से मिला। हुँ, फिर उनके पापा ने बोला कि तुम इधर से चले जाओ, वरना अगर मंदिर का काम 12 दिन में ख़त्म नहीं हो रहा है तो उनका हाथ काट देंगे बोल के, ओके। पूरा का पूरा। तो धर्मा उधर से ना जाके उनके पापा को ये बोलने लगा कि ये मंदिर का जो पार्ट नहीं बन रहा है, ऊपर का हिस्सा, वो मैं बना देता हूँ, और मैं उस तरह से ही नदी में, आई मीन समंदर में कूद जाता हूँ। बट उनके पापा ऑब्वियसली डिसएग्री थे इससे। वो मना कर रहे थे, ये नहीं कि इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो घर। बट धर्मा ने अपने पापा का सिचुएशन समझा या प्रॉब्लम समझा जो भी। तो धर्मा ने क्या किया, रातों रात उसके ऊपर चढ़ के मंदिर का चुल बनाया, हुँ, और उधर से ही वो कूद गया समंदर में, कूद के अपनी जान गंवा दी। धर्मा ने उधर ऊपर से कूद के खुद की जान गंवा के 1200 परिवार को टूटने से बचा दिया। और एक चीज़ के लिए भी फेमस है सन टेम्पल, उसका जो सन क्लॉक है। सो सर अभी आपने एनडीआरएफ टर्म मेंशन किया, तो सर वो कैसे वर्क करता है उड़ीसा में और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ आप बताना चाहेंगे? बेसिकली इसका जो है वो एक्सपीरियंस है, ओके। क्योंकि हर हर ईयर के दशहरे के टाइम पे हुँ, उड़ीसा पे साइक्लोन आते हैं। वो काइंड ऑफ मैंडेटरी आते ही आते हैं। तो उसी को ही मैनेज करते-करते एनडीआरएफ का जो एक्सपीरियंस है और जो उसका ट्रेनिंग लेवल है, और काइंड ऑफ उड़ीसा की सरकार भी उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। उसको वेल इक्विप एंड वेल ट्रेन्ड कर रहे हैं। उसकी वजह से वो अभी के लिए वर्ल्ड वाइड टॉप पे है। मतलब कि दूसरे कंट्रीज से आके हमारे पास ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं हुँ, कि हाउ टू मैनेज डिज़ास्टर्स कैसे करते हैं। हर एक चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड होता है, वे पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। ओके। सर हमने सुना है उड़ीसा में एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज भी है, तो सर उसके बारे में कुछ आप बताएँ? उड़ीसा में जो मिसाइल टेस्ट रेंज है, हुँ, उसका एक शहर में हम जो जगह पे है, उसका नाम को चांदीपुर बोलते हैं हम उसको। चांदीपुर बेसिकली वो एक आईटीआर है, ओके। इंटीग्रेट टेस्ट रेंज। इसरो के जो भी रॉकेट्स होते हैं उधर वो टेस्ट करते हैं, हुँ, और डिफेंस के डीआरडीओ के जो भी
मिसाइल्स हैं, अपकमिंग मिसाइल्स या कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो उधर टेस्ट करा जाता है। मे बी अभी रिसेंटली जो अग्नि 5 है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। अभी लास्ट मंथ अगस्त में शायद वो हाँ। हुआ था, टेस्ट सक्सेसफुली हो गया था उधर। काफ़ी बड़ा जगह है और वो बीच के किनारे है, हम्म। क्योंकि मतलब मिसाइल्स टेस्ट हो रहे हैं, साउंड नॉइस और जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए। और कुछ चीज़ों में भी बहुत फेमस है, जैसे कि उधर के चांदीपुर का एक खाना आइटम मच्छी जो होता है, ओके। उधर मछली। वो भी फेमस है। और मोस्टली उड़ीसा में, आई मीन जो इंडिया ऑल वाइड जानते हैं, ऑल इंडिया वाइज जानते हैं जो उड़ीसा को, चांदीपुर की जगह को, तो वो टेस्ट रेंज के लिए जानते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम का जो रॉकेट, उनके नाम पे कुछ स्मारक भी उधर बना हुआ है। वाह सर, दैट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। तो सर, आपकी एनसीसी जर्नी का अभी तक का मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या रहा है? करंटली मैं थर्ड ईयर का कैडेट हूँ, हम्म। तो मैं 3 साल एनसीसी में गुजार चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जो कि मेमोरेबल है और ख़ास है मेरे लिए बहुत। काइंड ऑफ एनसीसी में आके मैं मेरी सेकंड फैमिली पाया हूँ। अपने बडीज़, मेरे कैडेट्स जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स। और मेमोरेबल मोमेंट्स, एक मोमेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट जेटीसी में गया था, ओके। तो मेरा फायरिंग का था, उस दिन डे था, मे बी डे 6 था शायद फायरिंग का। हम फायरिंग किए, 6 बंदों का डिटेल्स होता है एक साथ। तो मेरे साथ मेरे बगल में देवाशीष नाम का एक बंदा था, वो मेरा बडी है एनसीसी में। तो मेरे टारगेट पे टोटल 3 मिनट, मेरे पास 3 राउंड्स थे, बट मेरे टारगेट पे था 4 राउंड्स का फायर। तो वो कुछ डिप्लोमेटिक हो गया उधर बहुत, ओके। कि कंट्रीब्यूट मतलब कि मैं फर्स्ट आऊँगा कि सेकंड आऊँगा, हाँ। क्योंकि मेरे 15 to 15 पॉइंट थे, तीनों के तीनों बुल थे, और एक पॉइंट 4 पे लगा था। हम्म। तो वो मेरे बगल वाला बंदा मान नहीं रहा था, क्योंकि उसको पॉइंट चाहिए थे। ओके। देवाशीष, वो ऑब्वियसली होता है ना कि दोस्त टांग खींचने के लिए होते हैं, हाँ। तो सेम वो मेरी टांग खींच रहा था। फिर हम हमारे पीआई साहब से बात किए, जो कुछ भी हुआ, एंड में फाइनल रिजल्ट आया कि मैं ही फर्स्ट हूँ। तो फिर भी मैं फर्स्ट आ गया, सीओ सर से प्राइज़ मिल गया, सब कुछ हो गया। फिर अभी तक वो बिलीव नहीं कर रहा है। जब भी मेरे को मिलता है बोलता है कि भाई तू गलती से ये पाया है प्राइज़, उसका हकदार मैं हूँ। अभी भी मेरी वो टांग खींचता है। जब भी मिलता है वो मेरे को वही चीज़ बोलता है कि तू गलती से पाया है प्राइज़, और उसका असली हकदार वो है। उसके मिनिमम कुछ हफ्ते के बाद वापस से हमारा फायरिंग का हुआ था कंपटीशन। उसमें मेरे एक सीनियर, बडी और मैं, देवाशीष जो था मेरा बडी, हम तीनों ने मिलके फायरिंग किया था। और उधर हमारे पिया साहब का ये चैलेंज था, बेट था, कि जिसका बुल से बाहर होगा वो बिरयानी पार्टी देगा सबको। ओके। तो नर्वसनेस में भी आके हमने फायरिंग किया था। तो उस दिन मेरा 3 बुल था, मेरे सीनियर का भी 3 बुल था, और बडी का भी 3 बुल था। तो उस दिन भी पूरा क्लैरिफाई हो गया था कि मेरा पॉइंट्स पूरा परफेक्ट था उस दिन भी, और उसके आगे वाले जो फायरिंग का किया था। स्टिल वो अभी तक वो बिलीव नहीं कर रहा है कि मेरा 4 बुल था या 3 बुल था, जो भी था। अभी भी मेरे को एक चीज़ ही बोल रहा है कि तू गलती से फायरिंग किया है, और मेरा टारगेट, मीन मेरा बुलेट तेरे टारगेट पे लगा हुआ है। तो सर, सिंस आप नेवल विंग से हैं, तो सर नेवल विंग कैसे ऑपरेट करता है एनसीसी में? जैसे कि आर्मी में जैसे सब कुछ होता है, वैसे भी हमारे उधर होता है। मतलब ड्रिल क्लासेस चलते हैं। आपका जो मैप रीडिंग का एक इवेंट है, वो हमारा नहीं है। कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, बाकी यूनिफॉर्म वाइज पूरा अलग है। जैसे कि आपका खाकी वर्दी है, जो आप पहन के कभी भी नीचे बैठ सकते हो। वंस अब अगर हमने यूनिफॉर्म वेयर कर लिया, तो हम कभी नीचे नहीं बैठते, क्योंकि वो गंदा दिखेगा और बहुत ख़राब दिखेगा। हमें बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है इस यूनिफॉर्म को। और बात है ये ऑपरेट की, तो हमारे इधर ना ड्रिल क्लासेस में पैर हम पटकते नहीं है कभी, मतलब स्टंप नहीं मारते हैं कभी भी। हमारा जो भी होता है स्लाइड होता है, हम पैर को घसीटते हैं नीचे। उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि आप अगर ड्रिल कर रहे हो, आर्मी वाले तो ग्राउंड पे ड्रिल करेंगे, क्योंकि उनका काम ही ग्राउंड पे है। यस सर। तो हम नेवी वालों का ग्राउंड पे काम नहीं होता है, क्योंकि हम मोस्टली शिप्स पे रहते हैं। तो नेवी में अगर शिप्स में हम कुछ भी धपड़ आई मीन कुछ भी सरफेस एरिया में करेंगे या डेक एरिया में करेंगे, यस सर। तो उसका इम्पैक्ट नीचे पड़ता है, इंजन एरिया में पड़ता है। यस सर। अगर इंजन एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो वो शिप को प्रॉब्लम आएगा फिर, हम्म। तो उसको सेलिंग के लिए दिक्कत होगा। दैट्स द रीज़न कि हम कभी भी पैर नहीं पटकते हैं। और हमारा ड्रिल बहुत स्मार्ट एंड बहुत ही गुड लुकिंग होता है। यस सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। सर, नेवी में क्या क्या इवेंट होते हैं? इवेंट्स जैसे कि शिप मॉडलिंग, और बोट बोट पुलिंग, बोट रिगिंग, सीमेंटशिप, देन हमारा स्विमिंग का भी कॉम्पिटिशन होता है। तो बेसिकली शिप मॉडलिंग क्या है? शिप मॉडलिंग जो आईएनएस विक्रांत विक्रमादित्य जानते होगे,
वो आईएनएस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सेम एज टू एज कॉपी, मतलब एक स्मॉल मॉडल में बनाते हैं हम। वो बेसिकली एक शिप का छोटा सा स्मॉल मॉडल होता है, जिसमें कि वो पूरे फुल्ली फंक्शनल होता है। ओके। वो सेम पानी पे सेल कर सकता है, बट उसके अंदर एयरक्राफ्ट वो नहीं होते हैं, हम्म। बट स्टिल वो पानी के अंदर फ्लो कर सकता है और ऑपरेट हो सकता है। और एक इवेंट है हमारा सीमेनशिप। सीमेनशिप में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉट्स, जो गांठ मारना जिसको बोलते हैं हम, ओके। वो मारते हैं। क्योंकि ओके। हमारे जब भी हम सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो होता है सेल्स, जब भी हम सेल्स डाउन करते हैं तो हमें उसको टाइम टू टाइम रिमूव भी करना पड़ता है। हम्म। क्योंकि कभी भी विंड का स्पीड ज़्यादा हो गया तो हमें उसको निकालना पड़ता है। yes। उसके हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ रहा है, तो एक नॉट्स है जो कि उसको मेंटेन कर पाता है। तो सर आपके नेवल विंग में कौन कौन से कैंप होते हैं सर? मोस्टली तो आर्मी विंग से अलग होते हैं, जैसे कि शिप अटैचमेंट हम्म। और ओएसडी, ओवरसेट सी डेवलपमेंट, और वाईपी भी होता है, बट वो बहुतों को वैकेंसी नहीं मिलता है। ओके। एक दो वैकेंसी आता है पूरे डायरेक्टरेट को। सीप अटैचमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। जो सीप अटैचमेंट कैंप है, उसमें बहुत मज़ा आता है, हम्म। क्योंकि हम उसमें ईस्टर्न नेवल कमांड में जाके उधर शिप में सर्व करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो मोस्टली वो 10 दिन का या 12 दिन का कैंप होता है, नेशनल कैंप है। तो 12 दिन के कैंप में मे बी 3 से 4 दिन हम सी में सेलिंग करते हैं। तो जो वॉमिटिंग होता है ना, मतलब जो मोशन सिकनेस ओके। बहुत होता है उधर उस टाइम पे, तो वो परेशान करता है एक। बाकी सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे गेम्स भी होते हैं उधर, और एक बेसिकली हमें एक मोटा-मोटा ये मिल जाता है कि एक एक्चुअल में शिप में कैसे ड्यूटी लगता है, कि कैसे सी में सर्व करते हैं, हम्म। सेलिंग कैसे करते हैं, और शिप के बारे में बहुत नॉलेज मिलता है। इसमें पूरा का पूरा हमें नेवल शिप के ऊपर डिटेल्स की वाइज़ पता चलता है, हम्म। कैसे सर्व होता है, कैसे सेलिंग होता है। एक बेसिकली एक सेलर का ज़िंदगी कैसा चलता है शिप में, उस 10 दिन में हम पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और वो सबसे मज़ेदार टाइम है उस टाइम। जब भी हम लगते हैं, आई मीन जाते हैं कैंप में, तो मोस्टली तीसरे या चौथे दिन में वो शिप सेलिंग के लिए निकलता है। हम्म। तो अन ऐसा लगता है ना कि क्वाइट प्लेस होता है पूरा, कि चारों तरफ समुद्र, आप बीच में एक जगह पे ऐसे हो, तो yes। पूरा शांत होता है। ना घर वालों से आप बात कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। बट इंडियन नेवी में जो शिप्स हैं, हम्म। उसमें कम्युनिकेशन के लिए पूरा का पूरा फैसिलिटीज़ है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता कैडेट्स को घर पे बात करने की, क्या करने की। बट मोस्टली तो फ़ोन सीज़ रहते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी के ऊपर चला हाँ। जाता है। जब भी हम सेलिंग के लिए जाते हैं, तो मोस्टली वो 3 दिन या 4 दिन का होता है। जाके घूम के आना, बस से मोटा-मोटा हमें दिखाने के लिए वो जाते हैं उस टाइम पे। और एक कैंप है ओएसडी, ओवरसाइट सी डेवलपमेंट। इस कैंप ये पूरा का पूरा उसका ड्यूरेशन मिनिमम 31 डेज़ का होता है, और ये बाहर के रीजन में जाके होता है। कोस्ट गार्ड के शिप्स या इंडियन नेवी के शिप्स में जाके हम बाहर के कंट्री में सर्व करते हैं, सेलिंग करते हैं। और इस कैंप में मोस्टली कि जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए मौका मिलता है, और शिप में पूरा 1 महीना बिताना पड़ता है हमें। हम्म। बाहर के कंट्रीज़, जैसे कि अभी करंटली अभी एक कैंप आया हमारा, उसमें वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ओके। हुँ, अभी हमारे एक सीनियर थे, वो सीनियर भी अभी जाके आए थे अरबिक रीजन्स, दुबई ये सब जाके आए थे। बहुत बहुत कुछ दिखा रहे थे हमें आके, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमें भी वो कैंप मिल जाए। तो सर ईबीएसपी दिल्ली 2 में आप उड़ीसा डायरेक्टरेट से आए हैं और एज अ कैंप कंपनी सीनियर आप कैडेट्स को मैनेज कर रहे हैं, दिल्ली के कैडेट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक? एक्सपीरियंस मतलब प्रेशर्स, एज ए सीनियर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे ऊपर, क्योंकि कैंप हमारे लिए, हमको लेके कैंप चलता है। हम प्यार स्टाफ के साथ कंफर्टेबल और कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कैंप्स नहीं चल पाएगा अच्छे से। तो प्रेशर्स होते हैं, और कुछ कुछ दिक्कतें भी आते हैं, क्योंकि न्यू कैडेट्स मेरे पास है। अभी दिल्ली डायरेक्टरेट के भी कैडेट है, सॉरी दिल्ली डायरेक्टरेट के भी कैडेट्स हैं मेरे पास, और उड़ीसा के तो ऑलरेडी हैं ही। हम्म। एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, जो कि मोस्टली उड़ीसा के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। yes। बट मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे को कोई इतना इशू नहीं हो रहा है। कैडेट्स को इशू हो रहा है, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं हम। बाकी मेरे को बहुत कुछ नया-नया सीखने को मिला है। जैसे कि इधर के कैडेट्स के साथ मिलके उनका वेल बिहेवियर, हम्म। और कुछ-कुछ हिंदी जो जो थोड़ा-थोड़ा बहुत पता नहीं था, वो भी हिंदी आ गया। और इधर का जो कल्चर होता है, वो उसके बारे में पता चला। बाकी जो बत्रा कंपनी का सीनियर बना हूँ मैं अभी, यस सर। मेरी कोशिश यही रहेगी कि उसको टॉप पे लाने की। यस सर, डेफिनेटली एनसीसी कैडेट को कैंप में आके काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। तो सर आपका कोई पास्ट एनसीसी अचीवमेंट हो जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो? एक अचीवमेंट ऐसा है, हम्म। मतलब कि सीएम विजिट का एक था। ओके। उड़ीसा के जो अभी करंटली सीएम है,
वो एक विजिटिंग के लिए आए थे और हमारा उधर एक नेवल का स्टॉल लगा था। उसमें बेसिकली हम शिप मॉडल्स और हाउ टू जॉइन इंडियन नेवी उसके ऊपर हम पूरा शोकेस कर रहे थे। तो हमारे साथ आई मीन सीएम सर आके हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और बाकी सब बहुत सारे नॉर्मल सिविलियंस भी थे उधर आके हमें इंटरेक्ट कर रहे थे। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग हो रहा था, मतलब कि सिविलियंस भी इंटरेस्टिंग दिखा रहे कि डिफेंस में जाने के लिए जो हमारा युवा है वो भी इंटरेस्टिंग है कि इंडियन नेवी में आने के लिए। तो एज ए गाइड हमको गाइड कर रहे थे उनको कि कैसे इंडियन नेवी में आना है और क्या चीज़ है करना है। तो ये वो एक्सपीरियंस था जो कि मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। और मतलब एज ए एनसीसी कैडेट मेरे को ये मौका भी मिला कि सीएम को इतने पास से मिलने का और उनसे बात करने का। Sir, our next segment is rapid fire. So I will ask some questions, and in one word, you have to answer. श्योर। So, sir, favorite Odia food, पखाड़ा भाता हो। favorite ship model. D67। Okay. Sir, your favorite hobby. एडिटिंग। Same here. Sir. So, sir, your favorite TVS with daily visit. डीजे एनसीसी कैंट। Okay. And sir, your ultimate aim. वर्दी। Okay. Thank you so much, sir. आज की कॉन्वर्सेशन से हमें आपके एनसीसी जर्नी और एनसीसी नेवल जर्नी और उड़ीसा कल्चर के बारे में काफ़ी जानने को मिला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय जय हिंद हिंद एंड एंड जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।